केमिकल इक्विलिब्रियम की चैप्टर यानी यूनिट नंबर 9 इंट्रोडक्शन। व्हेन लिक्विड वाटर इज प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पार्ट्स ऑफ लिक्विड एवापोरेट्स। यानी हम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल उसने लिया हुआ है वाटर की, यानी वाटर की एग्जाम्पल उसने लिया हुआ है। तो कहते हैं कि अगर लिक्विड वाटर हम क्लोज्ड कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर यानी पार्ट्स ऑफ द लिक्विड एवापोरेट, और लिक्विड क्या होंगे, एवापोरेट होंगे। एज वाटर बीइंग्स टू एवापोरेट, जब वाटर यानी ऊपर एवापोरेट होते हैं। एट द सेम टाइम सम ऑफ वेपर्स आल्सो बीइंग टू कंडेंस, तो सेम टाइम्स पर जब जितने वाटर एवापोरेट होते हैं उतने कंडेंस होते हैं। although the rate of evaporation is more than the rate of condensation in the start, यानी स्टार्ट में क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन की रेट ज़्यादा होगी और रेट ऑफ कंडेंसेशन की जो यानी रेट होगी वो कम होगी स्टार्ट में। एज द टाइम पास, जब एक टाइम आएगा यानी टाइम गुजर जाए, इट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो जितनी भी ऑपरेशन होगी उतनी कंडेंसेशन होगी। व्हेन दिस हैपन वी मे से दैट द लिक्विड एंड वेपर्स आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो लिक्विड ऑपरेट होती हैं और जितने लिक्विड कंडेंस होती है उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो वाटर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाती है वेपर्स की हालत में तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं, और जब दोबारा गैस यानी लिक्विड हालत में आती है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी वेपर दोबारा कंडेंस हो गए और वाटर के फॉर्म में तब्दील होते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर होते हैं तो इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। द डबल एरो शोज दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो डबल एरो क्या शो करते हैं इक्विलिब्रियम को, बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस आर ऑकरिंग एट द सेम रेट, यानी जितनी भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ड्यू टू इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर्स बिकम कांस्टेंट, तो जितनी भी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स होंगे उतने कंडेंस होंगे। एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम, और यानी टाइम के साथ वो चेंज नहीं होती। एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इफ द कंडीशन ऑफ रिएक्शन आर चेंज, अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या रिएक्शन की जो कंडीशन है उसको चेंज कर दे, ए चेंज इन द सिस्टम में भी ऑब्जर्व, तो जो सिस्टम होगा वो भी चेंज होगा, तो सिस्टम भी चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम को अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें तो इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट रहेगा। इतनी जितनी वाटर एवापोरेशन होगी उतनी वेपर्स दोबारा कंडेंस होगी, तो इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो अगर हम कंडीशन को चेंज करते हैं रिएक्शन को तो रिएक्शन भी चेंज होगा, यानी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। मैनी रिएक्शन प्रोसीड टू ए सर्टेन एक्सटेंट एंड देन अपेरेंटली स्टॉप्स, यानी मैनी रिएक्शन प्रोसीड टू द सर्टेन, उसने लिखा है कि ये रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप होगा। ये हमें दिखाई देगा कि ये स्टॉप है लेकिन वो यानी स्टार्ट होगा, यानी जित वाटर एवापोरेट होंगे वेपर्स में और दोबारा कंडेंस होंगे, लेकिन हमें इस तरह दिखाई देगा कि वो क्या है, यानी वो रिएक्शन क्या है, स्टॉप है। द रिएक्टेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, यानी रिएक्टेंट क्या होगा, कम्प्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होगा प्रोडक्ट में। Instead, we obtained an equilibrium mixture containing both the reactants and products. तो इक्विलिब्रियम में जो मिक्सचर होगा उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी बराबर होंगे, जितने भी रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट होंगे, यानी मुकम्मल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होती और प्रोडक्ट्स मुकम्मल दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होंगी, यानी दोनों के रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। When the reaction reach this stage, जब रिएक्शन इस स्टेज में पहुंचेगा, it is said
टू बी अटेंड द इक्विलिब्रियम, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न हाउ एंड वाई केमिकल सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम किस तरह अटेन होती है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और उनके खसूसियात यानी इक्विलिब्रियम के खसूसियात पढ़ेंगे। व्हाट हैपन टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी किस तरह इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा। व्हेन ए चेंज इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम, और जब हम चेंज करते हैं सिस्टम को तो फिर क्या होगा। इन द पार्टिकुलर वी विल डिस्कस हाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट फ्रॉम द गिवन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो हम डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की प्रेजेंट ऑफ द गिवन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, और जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम की वो हम पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, वेन एवर ए केमिकल चेंज आकर, जब केमिकल चेंज आकर होती है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो केमिकल रिएक्शन होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस कंबाइन होती है उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंस हम हासिल होती है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट्स है, और अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट्स है। यानी जो चीज़ें कंबाइंड होती है उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो हमें हासिल होती है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये दोनों कंबाइंड होंगे और अमोनिया बना देगा, और ये अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है। देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्शन in which product do not recombine to form a reactants, such reaction are known as irreversible reaction, यानी एक ऐसी रिएक्शन भी होती है कि वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होती, तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट्स यानी टू फॉर्म रिएक्टेंट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होती, सच रिएक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होती तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की ये निशान होगी, यानी वो दोबारा प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होंगे। ए प्लस बी सी प्लस डी बना देती है, तो ये दोबारा यानी रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होती, तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और इसमें एरो भी एक होगा, एरो कितनी होंगी, एक, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक एरो होगा। इसके बाद हम देखते हैं दिस रिएक्शन वंस कंप्लीट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजली, अगर ये रिएक्शन एक बार कंप्लीट हो गया तो दोबारा वापस अपनी हालत में हम आसानी के साथ उसको नहीं ला सकते। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय द पुटिंग ए सिंगल एरो, यानी हम उसको सिर्फ सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल एरो के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से किसकी तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ, यानी वो सिंगल एरो के साथ हम डिनोटेड करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्सेसिव ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द रिएक्शन स्टॉप्स व्हेन ऑल मैग्नीशियम इज यूज्ड अप, जब तमाम मैग्नीशियम इस्तेमाल होती हैं यानी वो ख़त्म हो जाती हैं रिएक्टेंट्स में, और रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप होगा, यानी दोबारा वो रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो सकती। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू द रिएक्टेंट्स, यानी वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होंगे। दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल, तो ये इरिवर्सिबल की एग्जांपल है। अगर हम मैग्नीशियम गैस ले लें और HCl लिक्विड हालत में ले लें और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो ये दोबारा वापस रिएक्टेंट्स में हम तब्दील नहीं कर सकते, तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। जो रिएक्शन दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में नहीं तब्दील होते तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो दोबारा उसको हम यानी नहीं पकड़ सकते, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। बेस्ड दिस
There are also a number of reactions in which the product can react again to form reactants. Such reaction are known as reversible reaction. अब रिवर्सिबल रिएक्शन बताते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप देखेंगे यानी A प्लस B, तो उसमें डबल एरो होगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और दोबारा प्रोडक्ट से यानी रिएक्टेंट्स बन सकता है, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। यानी बेस दिस देयर आर आल्सो द नंबर ऑफ रिएक्शन विच प्रोडक्ट कैन रिएक्ट अगेन टू द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जब प्रोडक्ट बनता है तो वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होता है, यानी जब एक बार प्रोडक्ट्स बन गया तो वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होता है। सच रिएक्शन आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। दीज रिएक्शन नियर अचीव कंप्लीटेशन, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है इरिवर्सिबल की, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में तब्दील होती हैं, इधर रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, दिस नियर बी अचीव कंप्लीटेशन, यानी वो मुकम्मल प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। दिस रिएक्शन कैन बी इजली रिवर्स्ड, यानी उसको हम आसानी के साथ रिवर्स कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन the reactants and product are separated by the putting a double half head arrow, तो उसको हम डबल हाफ हेरो के साथ उसको जाहिर कर सकते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान। दिस शोज that the reaction can move in both forward and reverse direction depends upon the condition, यानी ये एरो क्या शो करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो सकते हैं, तो ये बोथ डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों को। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल, व्हेन मर्क्यूरी ऑक्साइड इज हीटेड in the closed tube from which neither the mercury nor the oxygen can escape, it decomposes and produce mercury and oxygen, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एक एग्जाम्पल है। अगर हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीटेड करते हैं क्लोज्ड कंटेनर में, तो ये मर्क्यूरी क्या होगा, यानी मर्क्यूरी नर द ऑक्सीजन, यानी जो मर्क्यूरी है वो कर हम ऑक्सीजन के साथ मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाती है, और मर्क्यूरी ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन और मर्क्यूरी में तब्दील होगा, कैन एस्केप, इट डिकम्पोजेस, तो वो दोबारा डिकम्पोज हो सकती है, एंड प्रोड्यूस मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन, और दोबारा यानी मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में तब्दील हो सकती है। मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म मर्क्यूरी ऑक्साइड अगेन, और इसी तरह दोबारा मर्क्यूरी और ऑक्सीजन दोबारा मिलकर मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा, और मर्क्यूरी ऑक्साइड दोबारा मिलके यानी अगेन मर्क्यूरी और ऑक्सीजन बना देगा। दस बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कैन प्रोसीड एट द सेम टाइम, और इसी तरह ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा, यानी जितनी भी ऑक्सीजन और मर्क्यूरी आपस में मिलती है मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाती है, तो वो दोबारा यानी मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को दोबारा यानी बना सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड रिवर्स रिएक्शन कैन प्रोसीड सेम टाइम एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो इसको हम इक्विलिब्रियम अचीव्ड कहेंगे, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। दस द इक्विलिब्रियम ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट टू फॉर्म मर्क्यूरी ऑक्साइड, जब मर्क्यूरी और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं रिएक्ट होती हैं तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बना देती है एट द सेम रेट एट विच मर्क्यूरी, यानी एट द सेम रेट क्या होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड दोबारा मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में तब्दील होगा, यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन एट दिस पॉइंट ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी जो दोनों के रेट बराबर होंगे। हैज़ बीन रीच्ड बिटवीन द टू केमिकल रिएक्शन, बोथ रिएक्शन कंटिन्यू बट देयर इज़ नॉट नेट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, यानी नेट चेंज हम उसमें नहीं ले सकते। जब मर्क्यूरी ऑक्साइड को आप मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं तो वो दोबारा मर्क्यूरी ऑक्साइड बना देगा, यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड को आप अगर आप क्लोज्ड कंटेनर में, किस में, क्लोज्ड कंटेनर में,
क्योंकि ये मरकरी लिक्विड हालत में है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, तो हम क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, क्योंकि गैस अगर हम क्लोज्ड कंटेनर नहीं लेते तो ये ऑक्सीजन यानी खारिज होगी, तो क्लोज कंटेनर होगा। क्लोज कंटेनर में आप मरकरी ऑक्साइड ले ले और उसको हीट अप कर दे तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में तब्दील होगा और ये दोबारा यानी मरकरी ऑक्साइड बना देगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह अदर एग्जाम्पल देके रिवर्सिबल रिएक्शन की 2SO2 ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, यानी ये गैस फॉर्म में पाया जाता है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, तो ये 2SO3, तो ये भी क्लोज कंटेनर में लेंगे क्योंकि ये गैसेस है तो क्लोज कंटेनर होगा। तो क्लोज कंटेनर में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो क्या होगा, यानी SO3 बना देगा। तो अगर ये बन गया तो ये दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होता है, तो ये क्या है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये एक स्टेज आएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी, जितनी ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होंगे उतनी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगी, तो उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हम H2 और I2 एक क्लोज कंटेनर में लेते हैं तो 2HI बना देती है गैस फॉर्म में, तो ये दोबारा यानी इसमें तब्दील होगा और ये दोबारा प्रोडक्ट्स में तब्दील होगा, तो ये रिएक्शन चलता रहेगा और एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स रिमेन कांस्टेंट, और प्रोडक्ट और यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों सेम होंगे, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल, तो हम ग्राफ के थ्रू केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा बिफोर द कंप्लीटेशन, या कंप्लीटेशन से पहले। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कंप्लीटेशन नहीं होती प्रोडक्ट की ऑफ द रिएक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, हम ग्राफ में देखेंगे। लेट कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी, यानी ए बी के साथ अगर रिएक्ट होती है इन द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में, इन द क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में, यानी कंटेनर हम क्लोज्ड लेंगे, जितनी भी गैसेज है तो ऊपर चले जाएंगे, तो हम क्लोज्ड कंटेनर लेंगे। क्या, क्लोज्ड कंटेनर। फ्रॉमिंग प्रोडक्ट C+D बना देती है, तो ए गैस है, बी गैस है और वो C और D गैस में तब्दील होते हैं, तो ये क्लोज कंटेनर में आप ले ले। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब हम देखते हैं। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B इज टेकन द सेम, यानी ये कितने होंगे, सेम होंगे इनिशियल स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम दोनों सेम लेते हैं एंड एक्स मैक्सिमम, और ये शुरू में यानी प्रोडक्ट में तेज़ी के साथ तब्दील होंगे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एंड D 0। तो ये यानी रिएक्शन अगर हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट बिल्कुल बने भी नहीं होंगे। तो रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता से प्रोडक्ट बनती है, तो ये कम होंगे और ये बढ़ेंगे। एज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा यानी फॉरवर्ड रिएक्टेंट्स तब्दील होंगे प्रोडक्ट्स में इनिशियल स्टेज में। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B डिक्रीज, तो A और B क्या होंगे, डिक्रीज होंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होंगे। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C+D इंक्रीज मल्टीलिसली, और C और प्लस D क्या होंगे, यानी इंक्रीज होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक ऐसा टाइम आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, और जो रिवर्स रिएक्शन है उनमें स्पीड अप जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट अब ज़्यादा बने होंगे तो वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन वो दोनों बराबर होंगे। एट दिस स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, तो ये दोबारा ये दोनों आपस में कांस्टेंट हो गए एंड अटेन इक्विलिब्रियम, और इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इवेंचुअली बोथ
reaction, forward and reverse reaction attain the same rate, it is called dynamic equilibrium. यानी अगर उसके रेट सेम है तो इस रेट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे. thus dynamic equilibrium is an equilibrium in which two chemical processes कंटिन्यू एट द इक्वल रेट इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किस कहते हैं, जब दो केमिकल प्रोसेस होंगे, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स रिएक्शन, और दोनों के रेट बराबर होंगे तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे. द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स रिमेन कांस्टेंट. यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों बराबर होंगे तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. The example of dynamic equilibrium, N2 gas reaches to gas यानी 2NH3 अमोनिया गैस बना देती है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. इसी तरह मर्क्यूरी ऑक्साइड 2HgO सॉलिड फॉर्म में अगर हम ये दोनों क्लोज कंटेनर में लेंगे, यानी ये भी रिवर्सिबल है, 2Hg लिक्विड फॉर्म में और O2 ऑक्सीजन फॉर्म में हो, ये क्लोज कंटेनर होगा. ये जो हम रिएक्शन कराएंगे ये क्लोज कंटेनर में हम करते हैं. तो ये क्या है, ग्राफ है किसके, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ग्राफ शोइंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट भी बता रहे हैं. तो इस तरफ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और इस तरफ क्या है, टाइम है. ये क्या है, टाइम है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है. ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, टाइम है. तो इस तरफ टाइम बढ़ेगा और इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. तो हम देखते हैं, यानी जब हम दो रिएक्टेंट्स लेते हैं A प्लस B, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी जो रिएक्टेंट्स है वो डिक्रीज होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है वो डिक्रीज होंगे. तो जब ये डिक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, तो C प्लस D क्या होगा, यानी वो इंक्रीज होंगे, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होंगे और रेट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे शुरू में. तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जितने भी यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो वो दोबारा प्रोडक्ट्स फिर रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे. तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, A प्लस B C प्लस D में यानी कन्वर्ट होते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होती है, C प्लस D दोबारा A प्लस B में कन्वर्ट होती है. तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं तो इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. यानी शुरू में रेट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, और जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, तो प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और रिएक्टेंट्स डिक्रीज होंगे. तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर होते हैं तो इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. यानी जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उतने प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे, तो दोनों की एरो यानी बराबर शो होगा. तो इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की यानी ग्राफ है. एज लॉन्ग एज वी डू नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ सिस्टम सच एज प्रेशर, यानी आप ये बताते हैं कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डू नॉट चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. किस कंडीशन ऑफ सिस्टम, यानी किस सिस्टम के, सच एज प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दे या डिक्रीज कर दे, इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे प्रेशर को, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा ऑफ द गैसेज, द सिस्टम विल बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम. तो ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. ये टेम्परेचर पर ये यानी डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है, तो प्रेशर कंसंट्रेशन पर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा. ये हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन उसने बताया, सिर्फ ये बताया कि अगर हम ये
कंडीशन सिस्टम को चेंज न कर दे, अगर प्रेशर को न चेंज कर दे, टेम्परेचर को न चेंज कर दे, कंसंट्रेशन को चेंज न कर दे ऑफ द गैसेज, द सिस्टम विल बी रिमेन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा, यानी जितनी भी टाइम गुजर जाए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को, वो बाद में पढ़ेंगे, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके साथ यानी चेंज होता है, तो बाद में हम पढ़ेंगे। अब हम प्रेशर के साथ उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि प्रेशर को कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट के, टेम्परेचर के साथ अगर इंक्रीज डिक्रीज कर दे तो ये यानी डिस्टर्ब होता गया या डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन वो अब बाद में पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम में अगर हम इन तीनों को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं पर यूनिट टाइम, खास टाइम के साथ, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिवर्स रिएक्शन, जब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स बैक इनटू द रिएक्टेंट्स, जब यानी प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं पर यूनिट टाइम, और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इज रिवर्स डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स डायरेक्शन। कंप्रिहेंशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने आंखों से देखते हैं, ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन गिवन द टेबल, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। और रिवर्स रिएक्शन जब, यानी इट इज़ ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं तो हम उसको रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर 2, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट होगा। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। नंबर 3, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यानी शुरू में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो तेज होगा, यानी वो जज्बे में होगा। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लेजिबल, और शुरू में प्रोडक्ट बने भी नहीं होंगे तो वो दोबारा रिवर्स किस तरह होंगे, तो क्या होंगे, निग्लेजिबल होंगे, यानी उसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा शुरू में। इट इज स्लो डाउन ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता जो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होंगे। इट इज स्पीड अप ग्रेजुअली, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो वो दोबारा रिवर्स रिएक्शन में जाएंगे, यानी वो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यानी बढ़ेंगे। तो शुरू में यानी क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा, और रिवर्स रिएक्शन तो प्रोडक्ट बिल्कुल बने भी नहीं होंगे तो क्या होगा, निग्लेजिबल होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन यानी क्या होंगे, आहिस्ता स्लो होंगे, और प्रोडक्ट्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो दोबारा रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, यानी ज़्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। एग्जाम्पल, राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दर्ज झेल एग्जाम्पल में आप बताते हैं। 2NO गैस प्लस O2 गैस, जब यानी आप 2NO2 में जब तब्दील होता है गैस फॉर्म में, तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह है और रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, 2NO2 जब 2NO2 गैस में तब्दील होता है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन जब ये दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं, तो 2NO2 जब दोबारा 2NO गैस और O2 गैस में तब्दील होता है तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप भी देख ले कि कार्बन गैस H2O गैस के साथ H2O गैस या लिक्विड फॉर्म में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में और H2 गैस फॉर्म में तब्दील होगा क्लोज कंटेनर में, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये दोबारा रिवर्स रिएक्शन है। इसी तरह ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये दोबारा रिवर्स रिएक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइवेशन ऑफ द एक्सपेंशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए,
तो लॉ ऑफ मास एक्शन अब हम पढ़ेंगे। ये 1864 में, किस सन में? 1864। 1864 किस सन में? 1864, ये याद रख ले, 1864। टू केमिस्ट यानी नॉर्वेजियन केमिस्ट एंड गोल्डब्रिज एंड पीटर विग प्रोजेस्ट द लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी एक तो मैक्सवेल गोल्डब्रिज 1836 1902 के दरमियान यानी ये थे, और ये 1833 1900 सदी तक पीटर विग, ये दोनों साइंसदानों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को इजाद किया, गोल्डब्रिग और पीटर विग। तो ये उसकी यानी पैदाइश और डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेथ यानी तारीख बताई हुई हैं। तो ये आप याद कर ले। इसके 1836 से लेकर 1902 और इसके 1833 से लेकर 1900 सदी तक। तो ये दोनों साइंसदान थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा या उसको डिराइव कर दिया। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन एज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के थ्रू ये लॉ ऑफ मास एक्शन उसने यानी पढ़ा। आफ्टर एब्जॉर्विंग मेनी केमिकल रिएक्शन, जो बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, इट गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उन्होंने रिलेशनशिप यानी बता दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में एट इक्विलिब्रियम इन द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहते हैं? द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं यानी A + B C + D, जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो अब हम मोलर कंसंट्रेशन में लेंगे, या एक्टिव मासेस उसको कहते हैं, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस हम रिएक्ट करते हैं। तो यानी ये प्रोडक्ट में आते हैं। तो रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ऑफ मोलर कंसंट्रेशन में ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक्टिव मासेस। यानी द टर्म एक्टिव मासेस रिप्रेजेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और प्रोडक्ट्स, ये जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं ये क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगा। कौन सी यूनिट में होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, एंड इट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हम किस ले लेते हैं? कंसंट्रेशन के लिए। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है इन विच टू रिएक्टेंट्स A + B रिएक्ट टू फॉर्म यानी C + D बना देती है। तो हम देखते हैं A + B को अगर हम मिलाते हैं C + D बना देती है, लेकिन ये क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। तो लेट एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन, ये दोनों एक चीज़ हैं। तो एक किस तरह हम लिखेंगे? A के साथ ब्रैकेट में बंद कर दे, इस तरह B को भी ब्रैकेट में बंद कर दे, C को और D को। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अब लॉ ऑफ मास एक्शन हम किस तरह लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B अप्लाइंग द लॉ। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? जो प्रोडक्ट हम लेते हैं ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स की, यानी A कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को हम RF के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A कंसंट्रेशन और B कंसंट्रेशन। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह इज इक्वल टू लगाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे KF यानी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A कंसंट्रेशन और B कंसंट्रेशन। तो
क्या जाहिर करेगी? रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन को आप देखें, यानी रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की, यानी सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन। तो अगर हम रिवर्स को आर आर से लिख सकते हैं, स्मॉल आर के साथ, रिवर्स को स्मॉल आर के साथ और फॉरवर्ड को स्मॉल एफ के साथ, और ये आर कैपिटल होगा रेट वाली, तो ये सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अब हम देखते हैं आर आर को अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो इज इक्वल टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे के, और के साथ स्मॉल आर लगा दें, सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। के आर इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के आर क्या जाहिर करेंगे, यानी रिवर्स रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम किस से जाहिर करते थे? आर एफ से, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर स्मॉल आर से। इसी तरह आर एफ की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दे और आर आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे। तो अगर हम उसके साथ वैल्यू पुट करते हैं तो किस तरह आया था पहले, यानी आर एफ किसके बराबर है? के आर ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, और आर आर किसके बराबर है? ए के एफ आर नहीं, ए के आर सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। तो आर एफ की जगह वैल्यू पुट कर दे ये, और आर आर की जगह वैल्यू पुट कर दे, तो ये के एफ ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन आ जाएगा, और आर आर यानी के आर सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन आएगा। तो thus from the above consideration the clear that the rate of reaction is proportional to the molar concentration of the reactants, यानी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों आपस में बराबर होंगे उसके रेट। उस अब हम इसके बाद डिराइवेशन करेंगे, डिराइवेशन ऑफ एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड जनरल रिएक्शन। तो अगर यानी उसने पहले भी बताया लेकिन वो बाद में हम पढ़ेंगे, द केमिकल equilibrium constant Kc is the mathematical relationship that shows how concentration of products vary with the concentration of reactants, यानी Kc हमें बताएंगे कि कितने प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट्स, तो हम बाद में पढ़ेंगे। इट कैन बी डिराइव्ड बाय द यूजिंग ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रीअरेंज द अबव इक्वेशन, तो अगर हम अबव रिएक्शन को रीअरेंज कर दे किसी तरह, यानी आर आर की जगह आर एफ किसके बराबर है? आर आर, तो आर एफ की जगह हम के एफ ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन और आर आर की जगह वैल्यू पुट कर दे के आर सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं मैथमेटिकली, तो किस तरह अरेंज करेंगे? के एफ के आर इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, अगर हम इज इक्वल टू से इस तरफ लाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, किस में? डिवाइड में। अगर इधर मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू से हम इस तरफ लाते हैं तो डिवाइड में तब्दील होगा। ए कंसंट्रेशन लिख दे, बी कंसंट्रेशन लिख दे, क्या बच जाएगा? सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। अब हम के एफ के आर को इधर छोड़ दे, और ये क्या है? मल्टीप्लाई में, अगर ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में तब्दील होगा, तो किस तरह होगा? सी कंसंट्रेशन लिख दे, डी कंसंट्रेशन, ए मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में जाएगा तो ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन। तो ये बताया है कि के एफ यानी के आर में तब्दील हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया कि यानी अगर हम के आर को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में तब्दील होगा, और जब इसको हम इस तरफ लाते हैं तो ये बी मल्टीप्लाई में से डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। तो
ये रिएक्शन है इक्वेशन नंबर 2। तो वेयर इज KF और KR की जगह अगर हम तीसरा कांस्टेंट लगा दे KC, तो ये किसके बराबर होगा? C कंसंट्रेशन, D कंसंट्रेशन, A कंसंट्रेशन, B कंसंट्रेशन। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो therefore we can write the above equation in case C कंसंट्रेशन, D कंसंट्रेशन, A कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। वेयर KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC क्या जाहिर करेगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC इज द सबस्क्रिप्ट यानी जो C है डिनोटेड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जाहिर करती है। द जनरल डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी stated as the equilibrium constant Kc is the ratio of mathematical products of the concentration of a substance from products, जो products हमें बतानी है at equilibrium the mathematical products of the concentration of reactant substances के, तो product और reactant substances के Kc बराबर है। each concentration is raised to the power equal। तो अगर हम इसको पावर में लाते हैं तो किस तरह होगा? यानी rate of a substance in a chemical equation, there the equation for Kc is sometimes referred to as a chemical expansion यानी equilibrium expansion। किस तरह होगा? Kc किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो बाद में हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट को। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। लेट अस ए जनरल रिएक्शन with difference number of moles, so the law of mass action can be applied as। तो law of mass action हम किस तरह लिखेंगे कि अगर हम उसको नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, कि रिएक्टेंट्स कितने मोल्स हैं और प्रोडक्ट कितने मोल हैं, तो हम डिफरेंट किस तरह निकालेंगे? तो उसको मोल के साथ, तो सो लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड एज, तो ए के साथ स्मॉल ए लगाएंगे तो ये क्या जाहिर करेंगे? मोल्स, और बी के साथ स्मॉल बी, और सी के साथ स्मॉल सी, और डी के साथ स्मॉल डी। तो वेयर ए बी सी एंड डी मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या शो करेंगे? मोलर कंसंट्रेशन के कितने मोल्स लिए हैं ए और बी और सी को, ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। किस तरह? के सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सी कंसंट्रेशन की पावर सी, डी कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल डी, ए कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए, बी कंसंट्रेशन की ओर स्मॉल बी। तो ये इस तरह आ जाएगा, यानी जो ये है ये पावर में चला जाएगा और ये भी पावर में चला जाएगा, सी पावर में चला जाएगा और डी भी पावर में चला जाएगा। हम बाद में एग्जाम्पल बताते हैं कि किस तरह वो लिखेंगे हम। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू बड़ा या बड़ी होगी, शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रिवर्स वाइस वर्सा। तो हम आसानी के साथ इसमें बताएंगे, जब केसी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट के साथ ये क्या है? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिएक्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। केसी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और केसी रिएक्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यानी केसी को बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे। अगर हम केसी को कम करते हैं तो प्रोडक्ट भी कम होंगे और रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे। ये केसी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली है और केसी रिएक्टेंट के साथ इनवर्सली है। तो ये बताते हैं कि अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है आर ग्रेटर देन दोज ऑफ रिएक्टेंट्स, तो जो प्रोडक्ट्स है वो भी ज़्यादा होंगे बनिस्बत रिएक्टेंट्स की, एंड वाइस वर्सा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट द प्रेशर, यानी वो प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, और कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट पर भी। एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर द पार्शियल रिएक्शन वेयर Kc इज कॉल्ड द रेट ऑफ कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर Kc को हम रेट ऑफ कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखते हैं तो ये एक एग्जाम्पल लिखते हैं। राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, यानी जब वो अमोनिया बनाते हैं
तो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 150 से लेकर 200, और सेंटीग्रेड कितना होगा 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और आयरन क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। तो अगर हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के लेते हैं, यानी किसकी मौजूदगी में, आयरन कैटलिस्ट के फॉर्म में 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 150 से लेकर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमोनिया बनाती है। तो हम केसी किस तरह लिखेंगे, तो केसी हम इस तरह लिखेंगे, यानी केसी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या है, NH3 है, तो ये 2 क्या है, पावर में चला जाएगा, यानी ये जो हम पहले पढ़ चुके थे, जो C और D पावर में और A और B को पावर में लेते हैं, तो ये किस तरह होगा, यानी अगर रिएक्शन इसी तरह है, बताते हैं, A B लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा, C D। तो हम KC किस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट्स। तो ये पावर में चला जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा, स्मॉल a जो मोल्स है वो भी पावर में चला जाएगा, और जो B का मोल्स है वो भी पावर में चला जाएगा। तो ये किस तरह होगा, अमोनिया की N2 प्लस 3H2 2 NH3 बना देती है, यानी N2 3H2 2 NH3 बना देती है, यानी आयरन कैटलिस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 150 से लेकर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इसमें KC हम किस तरह लिखेंगे, तो KC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट क्या है NH3 है, और ये मोल्स पावर में जाएगा 2। इसी तरह N2 में क्या है, मोल्स नहीं है, 1 है, तो हम 1 को नहीं लिख सकते। H2 और मोल्स कितने हैं 3, तो 3 को पावर में जाएगी। तो अब देखें KC किसके बराबर है, इसको देखें और इसको देखें। तो KC किसके बराबर है, यानी NH3 ये 2 पावर में जाएगा, N2 में 1 है तो हम 1 को नहीं लिख सकते, H2 और इसमें 3 है तो 3 पावर में चला जाएगा। तो हम KC को इस तरह लिखेंगे, बाद में एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि जो मोल्स है वो पावर में चले जाएंगे, मोल्स को हम पावर में लिखते हैं, ठीक है।